नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कौशाम्बी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जीजीआईसी स्कूल के पास नरकंकाल मिला है। और वहीं आपको बता दें कि घटनास्थल पर पुलिस भी मौजूद है और मामले की जांच अभी जारी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जो कि कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर एक स्कूल के पास नरकंकाल मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी पुलिस को सूचना दी और सूचना मिलने के दौरान ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच कर रही है। और वहीं आपको बता दें कि कड़ाधाम कोतवाली इलाके का यह मामला है, जहां पर नरकंकाल मिला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जहां पर कौशाम्बी से मिली है, जहां पर एक स्कूल के पास नरकंकाल मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर जांच जारी है। जीजीआईसी स्कूल के पास ये नरकंकाल मिला है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। और वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखपुर में कहा कि यूपी के इतिहास में फिर से नया इतिहास बनने जा रहा है और योगी जी के नामांकन के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में 300 के पार फिर से पहुंचेगी। और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी अपने सहयोगियों को साथ लेकर यूपी में अपने वर्चस्व को दिखाएगी और उत्तर प्रदेश में 5 साल में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है और यूपी और देश के अंदर बीजेपी सरकारों के बारे में कोई भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। और गरीब को मकान मिल जाना, शौचालय मिल जाना, बिना भेदभाव सभी की आस्था का सम्मान और सुरक्षा मिलना एक बड़ी बात थी। और इन 5 सालों में बीजेपी संगठन और सरकार ने मिलकर ये परिणाम दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद गोरखपुर से नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर खराब मौसम के चलते पीएम मोदी की उत्तराखंड में होने वाली वर्चुअल चुनावी रैली को रद्द कर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि आज ये रैली होने वाली थी, लेकिन खराब मौसम के चलते इस रैली को रद्द कर दिया गया। और उत्तराखंड के चुनावी समर में पीएम मोदी की वर्चुअल रैली का आगाज आज से होना था, लेकिन पीएम ने खराब मौसम के चलते ये रैली को रद्द कर दिया। और वहीं प्रधानमंत्री बीजेपी के जन चौपाल कार्यक्रम के तहत अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित करने वाले थे और पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील भी करने वाले थे। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के मुताबिक वर्चुअल रैली के साथ पीएम मोदी जनसभाएं भी करने वाले हैं। और वहीं आपको बता दें कि उनकी जनसभा की तारीख जल्द ही सामने आ जाएंगी। और वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे ही लोकसभा के अंतर्गत अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत जिलों के मतदाताओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन चुनावी वर्चुअल रैली रद्द कर दी गई। और वहीं लोकसभा क्षेत्रों में पीएम की वर्चुअल रैलियों के कार्यक्रम की संभावित तिथियां अब प्राप्त हुई हैं। और वहीं आपको बता दें कि जल्द उनकी रैलियों का तय कार्यक्रम उपलब्ध हो जाएगा। बहरहाल अभी जो संभावित वर्चुअल रैलियां प्रस्तावित हैं, उनमें पीएम मोदी 6 फरवरी को पौड़ी संसदीय क्षेत्र, 8 फरवरी को टिहरी संसदीय क्षेत्र और 10 को हरिद्वार और 12 फरवरी को नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को वर्चुअल संबोधित कर सकते हैं। और वहीं खबर अब दिल्ली से है, जहां पर दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की शुक्रवार को हुई बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और दिल्ली में जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का फैसला लिया गया है। और डीडीएमए की वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल ने की और बैठक में सीएम अरविंद केजरीवाल और कई एक्सपर्ट मौजूद रहे। और इससे पहले व्यापारी संगठन कर्फ्यू समेत अन्य पाबंदियां हटाने और पेरेंट्स एसोसिएशन भी स्कूल खोलने की मांग कर चुके थे। और दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस के 2668 नए मामले सामने आए थे और अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 13,630 हो गई है। और इसके साथ ही दिल्ली में संक्रमण की दर भी 4.3% हो गई, यानी कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर
5% से भी कम हो गई। और वहीं गुरुवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से दिल्ली में 13 मरीजों की मौत हुई थी। और वहीं इन मौतों के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 25,932 हो गई। और इस दौरान 3,895 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 400 से अधिक छात्रों को मोतिहारी के एक परीक्षा केंद्र पर कारों के हेडलाइट के सामने बैठाकर परीक्षा देनी पड़ी। और 1 फरवरी की शाम को महाराजा हरेंद्र किशोर सिंह कॉलेज में परीक्षा देने वाले छात्रों का दूसरी शिफ्ट में हिंदी का पेपर था। और एग्जाम सेंटर पर शाम के समय रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ऐसे में छात्रों को कार के हेडलाइट ऑन करके उनके सामने बैठा दिया गया और परीक्षा ली गई। और घटना का एक वीडियो वायरल भी हो गया, जिसमें छात्रों को कार के हेडलाइट्स की मदद से परीक्षा लिखते हुए देखा जा सकता है। और वहीं परीक्षा दोपहर करीब 1:45 पर शुरू होनी थी, जिसे शाम 5 बजे समाप्त भी होना था, मगर परीक्षा शाम 4:30 बजे शुरू हो पाई, जिसके चलते एग्जाम के दौरान ही अंधेरा हो गया। और छतौनी थाना पुलिस को स्थानीय प्रशासन की मदद से परीक्षार्थियों को रोशनी देने के लिए तत्काल जनरेटर की व्यवस्था करनी पड़ी। और परीक्षा केंद्र अधीक्षक नवीन कुमार झा को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका प्रभार हटा दिया गया। और इस बीच बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि उन्होंने घटना पर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत सलखलन में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पार कर चुका है, जहां विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिल बनाकर सरपंच और सरपंच पति केवल अपनी जेब भराई का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर वास्तविकता पर नजर डालें तो ग्राम पंचायत सलखलन में विकास कार्य केवल 0 पर है। तो इस मामले में ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों को कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी जांच करने के नाम से सरपंच हेमलता कश्यप से मोटी रकम लेकर मामले पर लिपापोती करते ही नजर आए हैं। के खिलाफ शिकायत किए थे एफडीएम मैडम के पास। एफडीएम पुनः जांच करवाया, उसके बाद में एफडीएम में हम लोग प्रतिवेदन जमा किए। उसमें आए थे तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब आए थे जांच में। तो सरपंच के खिलाफ में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। उसके बाद में उसको एफडीएम मैडम के द्वारा उसको खारिज कर दिया गया। तो हम लोग पुनः उसको कलेक्ट्रेट में लगाए हैं। उसके बाद में कलेक्टर महोदय ने सीओ को जांच के लिए निर्देश किए। उसके बाद में आज जांच हुआ। 2 तारीख को ग्राम सलखन गए थे अधिकारी लोग, और वहाँ पे हम लोग एक सीसी रोड को हम लोग जांच कराए। मुश्किल से मुश्किल 5 मीटर बना है 48,575 रुपये में। तो हम लोग उसका उल्लंघन किए। तो जो भी अधिकारी लोग आए थे तो उसमें लिखा था ये हो गया है काम। तो हम लोग बोले संतुष्टि नहीं है, बोलकर हम लोग पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और भूपेंद्र सिंह को अवैध बालू खनन केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। और यह गिरफ्तारी देर रात उनसे करीब 8 घंटे हुई पूछताछ के बाद जालंधर से हुई है। और चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह के घर पर करीब 2 हफ्ते पहले ईडी ने छापेमारी की थी। और हनी के 2 सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापे पड़े थे। और तीनों के घर से बरामद कैश के बारे में ईडी पूछताछ करना चाहती है। और छापेमारी में हनी के घर से करीब 7.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। और वहीं हनी के सहयोगी संदीप कुमार के ठिकाने से 2 करोड़ रुपए मिले। और वहीं आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह हनी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उन पर बालू के अवैध खनन में भी शामिल होने की आरोप है। और वहीं ईडी ने खुलासा किया था कि भूपेंद्र सिंह हनी कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार प्रोवाइडर्स ओवरसीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक थे। और इस कंपनी को साल 2018 में बनाया गया था। और ये काम
कुदरत दीप सिंह के खिलाफ अवैध खनन मामले में एफआईआर दर्ज होने के 6 महीने बाद किया गया था। और वहीं बीजेपी ने 6 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है और पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरने पर बीजेपी ने बागियों पर यह कार्रवाई की है और नामांकन वापसी के बाद भी पार्टी ने इन बागियों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात ना बनने पर सख्त रुख अपनाया गया और वहीं 6 अन्य बागियों पर भी पार्टी जल्द कार्रवाई कर सकती है। और जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक और रुद्रपुर से चुनाव लड़ रहे राजकुमार ठुकराल और करण प्रयाग से लड़ रहे टीका प्रसाद मैखुरी और धनोल्टी से लड़ रहे महावीर सिंह रांगड़ और डोईवाला से लड़ रहे जितेंद्र नेगी और वहीं कोटद्वार से लड़ रहे धीरेन्द्र चौहान और भीमताल से लड़ रहे मनोज शाह को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज कम हुए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,49,394 नए केस सामने आए और वहीं 1,072 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं कल की तुलना में आज कोरोना के 13% केस कम आए हैं और कल 1,72,433 केस सामने आए थे और देश में पॉजिटिविटी रेट अब 9.27% है और देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 14,35,569 हो गई और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,55,000 हो गई और आंकड़ों के मुताबिक कल 2,46,674 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 4,17,088 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं बात की जाए राष्ट्रव्यापी टीकाकरण की, तो राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस की टीकों की 168 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल भी 55,58,760 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 168 करोड़ 47,16,068 डोज दी जा चुकी है। वहीं आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है और वहीं कल के मुकाबले आज 13% की गिरावट आई है और वहीं आपको बता दें कि लगातार कोरोना वायरस के टीका को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके चलते अब देश में कोरोना के टीकों की रफ्तार तेज होती जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि करीब देश में 168 करोड़ लोगों को कोरोना की पहली वैक्सीन लग चुकी है और इसके बाद अब कोरोना के मामलों में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि 13% की गिरावट हुई है और वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो करीब देश में 1,49,000 केस सामने आए और वहीं देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 14,35,000 के पार है। और वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज कल की तुलना में आज कोरोना के मामलों में 13% की कमी आई है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है और इसी को लेकर अब लगातार राज्यों में जो पाबंदियां लगाई गई थी अब उन्हें भी धीरे धीरे छूट दी जा रही है। वहीं अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आज डीडीएमए की बैठक हुई, जिसके बाद अब दिल्ली में जो पाबंदियां थी उन पाबंदियों में कुछ छूट दी गई है। स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति मिल गई है। और वहीं आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके बाद अब अलग अलग राज्य अपने स्टेट में और अपने राज्य में पाबंदियों पर छूट दे रहे हैं। और वहीं इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम चन्नी की प्रतिक्रिया सामने आई है जब भतीजे की गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर अब सीएम चन्नी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी हुई थी, करीब उनसे 8 घंटे की पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और अब सीएम
चरणजीत सिंह चन्नी की प्रतिक्रिया सामने आई, जहां पर उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। और वहीं आपको बता दें कि अपने भतीजे भूपिंदर सिंह हनी की गिरफ्तारी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने साफ कह दिया है कि कानून अपना काम करे, हमें कोई एतराज नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि अवैध बालू खनन को लेकर यह गिरफ्तारी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया था और वैध रेत खनन को लेकर यह गिरफ्तारी हुई। उसके अलावा आपको बता दें कि ईडी ने सीएम सिंह चन्नी के भतीजे के खिलाफ यह कार्रवाई की और वहीं आपको बता दें कि करीब 8 घंटे की पूछताछ की, उसके बाद सीएम चन्नी के भतीजे को गिरफ्तार किया गया। और वहीं आपको बता दें कि भूपिंदर सिंह के अलावा 2 उनके सहयोगियों के घर पर भी छापे मारे गए थे, जिस दौरान उनसे कई कैश बरामद हुआ था। और वहीं आपको बता दें कि लगातार ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और वहीं अब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सीएम चन्नी के भतीजे को अब गिरफ्तार कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।